पिछले साल नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी वहाँ से शुरुआत करते हैं। 2025 में जो नीट का पेपर हुआ, आप सभी को पता है कि पेपर पैटर्न से थोड़ा हट के आया, मतलब जैसा 2024 तक आ रहा था उससे थोड़ा हट के आया। तो हम लोग जैसे 2024 तक पढ़ा रहे थे, जैसे क्वेश्चंस करा रहे थे, उस प्रकार के सवाल के अलावा कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस भी पहले बच्चे नहीं करते थे। मतलब अगर हम कराते भी क्लास में तो बच्चे सीधा सीधा हाथ खड़े कर देते थे, सर ये तो अभी नीट में नहीं आता है तो फिर क्यों करा रहे। बट पिछले साल पेपर होने के बाद बच्चों को भी ये बात समझ में आ गया और पेरेंट्स को भी समझ में आ गया कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। हमने क्लास की शुरुआत करे, आप टेंटेटिव मान के चलिए कि सिलेबस जब बैच स्टार्ट हुई वो 15 जून के आसपास, उससे पहले तो बेसिक ही पढ़ा रहे थे, जो भी बच्चे आए थे उनको बेसिक ही पढ़ाए थे। 15 जून के आसपास क्लास सिलेबस स्टार्ट हुआ, बायोलॉजी की क्लास चालू हुई, केमिस्ट्री की क्लास चालू हुई, फिजिक्स की क्लास चालू हुई। लास्ट ईयर जैसा सिनेरियो था उसको ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट लेसन्स है वहाँ से क्लास की शुरुआत हमने करी। और पिछले साल या पहले जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते थे पढ़ाने वक्त, उसमें जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करने की ज़रूरत थी, जेई मेंस के सिलेबस का, जेई मेंस के लेवल का, कुछ एडवांस के भी लेवल का, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के जो बुक्स होते हैं उसके भी क्वेश्चंस हमने क्लास में इंक्लूड करना चालू किए। इस वजह से शुरुआत में रिलेटिवली जो सिलेबस का पेस था वो स्लो था। मतलब कई सारे ऐसे भी लेसन हुए जिसको एक एक महीने पढ़ाए। टेस्ट शेड्यूल जो पहले हम लेते थे पिछले साल तक वो ऐसा होता था कि हफ्ते में एक वेडनेसडे को टेस्ट होती थी और एक संडे को टेस्ट होती थी। बाद में मंडे ट्यूसडे को लेसन वाइज टेस्ट होते थे फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इस बार जब सिलेबस आगे बढ़ा तो ज़्यादा कंटेंट लोगों के दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक रहे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वीकडेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर रखे वो पूरी कंप्लीट सिलेबस बेस रखें। जो पहले पुराने लेसन्स हो चुके हैं सबको मिला के रखें और हर बार ऐसा रखते गए। तो इस प्रकार से समझिए कि करीब 10-11 हफ्ते ऐसे गुजरे जिसमें पुराने लेसन के ऊपर क्वेश्चंस पेपर हमने दिए, मंडे को ट्यूसडे को फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, और बच्चों ने उसे अटेंड किए। तो क्रमशः धीरे धीरे बच्चों के माइंड में पुरानी बात भी थोड़ी बहुत रिवीजन के रूप में रही। कुछ बच्चे ऐसे भी प्रोसेस में नोटिस हुआ कि इस साल जो मेहनत कर रहे हैं वो तो ठीक कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी नोटिस हुआ जो यहाँ बैठे हैं, जो आप पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पर नोटिस हुआ कि बच्चे रिलेटिवली कम मेहनत कर रहे हैं। हमसे जितना हो सका हमने उनको समझाने का, पर्सनल काउंसलिंग करने का, ग्रुप में बैठाने का, यहाँ ज़बरदस्ती बैठाने का प्रयास करें। जिन्होंने नीट वाले बच्चे थे पर जेई के भी फॉर्म भरे थे उन्होंने पेपर दिए हैं और रिलेटिवली जो लास्ट ईयर उनका पेपर था उससे अच्छा ही पेपर दे के आए हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रिपरेशंस ठीक ठाक लेवल पर आ गई है। सिलेबस भी आप ये तो मैं नहीं कह सकता कि एकदम खत्म हो गया, बट टेंस टू फिनिश के सिचुएशंस में आ गया है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की सिलेबस तो समझिए कि अगले 2 दिन में शायद कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 26 और 27 जनवरी तक। और बायो की भी सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 30 जनवरी तक जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हम शुरुआत में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं रखें, बीच में पेरेंट्स मीटिंग क्यों नहीं रखें और अब क्यों रख रहे हैं। हर बार हम अभी इसी वक्त रखते हैं और क्यों रखते हैं। जब कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करने आता है, स्पेशली रिपीट करने आता है, तो शुरुआत में बहुत जोश रहता है बच्चों के अंदर कि इस बार जो गलती हुई थी वो गलती इस बार बिल्कुल नहीं दोहराएंगे, खूब दम लगा के पढ़ेंगे और एकदम दुनिया बदल देंगे। 10-15 दिन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि पापा मम्मी मुझे रिपीट करने दो, मुझे रिपीट करने दो, मुझे रिपीट करने के लिए फिर से एक बार चांस दो। पेरेंट्स भी धीरे धीरे तैयार होते हैं और बच्चों को एक चांस और देते हैं। बट जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है वैसे वैसे बच्चे वापस से ढीले होने चालू हो जाते हैं
और वो दौर रहता है जिस दौर में आप सब महसूस ही करते होंगे कि पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, पर बच्चा जो है अगर ट्रैक पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ा तो डाइवर्टेड ही रहते हैं। कभी ऑनलाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं, कभी ऑफलाइन क्लास आने का प्रयास करते हैं, कभी टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, कभी जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। बहुत तरह की मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहती। जितना दबाव एज ए टीचर हो सकता है वो हम देते हैं उस प्रोसेस में। इस टाइम के बाद रखने का मतलब ये है कि अब हमारे पास गिन करके आज से अराउंड 97 डेज है एग्जाम को, और ये जो आखिरी के 3 महीने होते हैं ये समय होता है मेन, जहां पर पेरेंट्स का रोल सबसे ज़्यादा आता है। मतलब इनफैक्ट समझिए हमसे भी ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। और इसी मोमेंट पर टाइम में पेरेंट्स का क्या रोल है इसको डिस्कशन करने के हमने आपको बुलाए हैं। काफ़ी सारे टेस्ट हुए हैं क्लास के अंदर, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम लोगों ने सभी प्रकार के कंटेंट इस बार ऐड करके दिए हैं, जो पहले नीट में आते थे वो भी, और जो जेई के लेवल का चीज़ें हैं वो भी। क्लास के क्वेश्चंस में सभी प्रकार के कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने इंक्लूड करे हैं, जिस बात का डेफिनेटली इस बार बच्चों को फायदा होने जा रहा है। बहुत सारे टेस्ट जो हुआ है उसमें हमने टेस्ट में भी कई बार डिफिकल्ट कंसेप्ट वाले सवाल इंक्लूड करे हैं, और आपने नोटिस करे होंगे कि बहुत बार सडनली 150, 100, 120 नंबर से बच्चों का स्कोर गिर गया, जैसा रेगुलर स्कोर चलता है उससे नीचे भी चला गया। और अब जब 95, 96, 97 डेज बचे हुए हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। आप सभी के पास हमने शेड्यूल दिए हैं, बच्चों को भी ग्रुप में भेज देंगे, जो यहाँ बच्चे प्रेजेंट हैं उनको तो मिल ही गया है। 27 जनवरी से हमने कुछ लेसन वाइज टेस्ट रखना चालू करें, और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी ज़्यादा रखें। इसमें हर संडे में जो डेट में टेस्ट होने वाला है वो क्लब करके टॉपिक रहने वाले हैं। उसमें भी कुछ संडे ऐसे टेस्ट होंगे जो बिल्कुल नीट के पैटर्न जैसा होगा, जैसा कि नीट 2024 में आया हुआ था, और कुछ संडे ऐसे होंगे जिसमें नीट 2025 या उससे भी डिफिकल्ट वाले पेपर्स होंगे। दोनों पेपर के बेसिस पे बच्चे को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है। ऐसा नहीं था कि 2025 में बच्चे नहीं कर सकते थे, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने करें। करियर जोन से हर साल जितने बच्चे डॉक्टर बनते उससे ज़्यादा बन गए 2025 में। बात नीट की जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है बच्चों के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का। खराब हालात में भी जो बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं वही रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और उसी खराब हालात को समझने के लिए, टैकल करने के लिए डिफिकल्ट पेपर होते हैं जो कि हम बीच में इंक्लूड करेंगे। जहां जहां नीट लेवल का पेपर होगा मैंने आगे इसमें लिख करके भी दिया हूं, वहां आप मान के चलिए कि सेफ स्कोर 600 के ऊपर रहेगा तो आपका बच्चा सेफ है। जहां जहां नीट प्लस लेवल का पेपर होगा उसमें 500 जो है वो सेफ स्कोर माना जाएगा। तो आप एज ए पेरेंट्स इस बात को नोटिस करते रहेंगे। आपको मैसेज भी आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप करियर जोन में स्टाफ से संपर्क करके अपने मोबाइल में मैसेज वगैरह चालू करा लीजिए, प्रॉपर नंबर दे करके आपको टेस्ट के रिजल्ट आते रहेंगे। आप बच्चों पे टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे दबाव बनाइए, लेकिन ध्यान में रखिए कि किस प्रकार के टेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप दबाव बनाइए। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट लेवल का हमने ऑलरेडी मेंशन कर देंगे कि इस बार नीट प्लस होने वाला है या नीट होने वाला है, तो जैसा पेपर होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप दबाव बनाइए। सबसे ज़्यादा समय के साथ जो प्रॉब्लम फेस होते हैं वो ये होते हैं कि अब जो 90-95 दिन है उसमें अभी तक के हालात में तो वही हुआ है जो हमने कराए हैं। बच्चों के पास कॉपी में चीज़ें कलेक्ट हुई है, बस अब वो समय है जिसमें बच्चों को उस कॉपी से अपने दिमाग तक पूरी तरीके से अपने स्कोर को
अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए सभी कॉपी में कराए हुए चीज़ों को, जो नोट्स में करा हुआ चीज़ें हैं, उसे अपने माइंड्स के अंदर लेकर के जाने हैं और इसके लिए बच्चों को देना पड़ेगा समय। और वो टाइम देने के लिए आप पेरेंट्स का बहुत रोल होने वाला है। आपको बच्चों को मजबूर थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़े उनके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। क्या सख्ती बरतनी पड़ेगी वो हम समय के साथ थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। आप पहले जो पहला टेस्ट का शेड्यूल है उसमें आप देखिए आखिरी तक हमने 58 नंबर ऑफ टेस्ट रखे हैं, जो कि पिछले साल जब टेस्ट रखते थे तो 40-45 हार्डली रखते थे और उसमें 35 वगैरह हो पाता था, 30-35 टेस्ट हो पाते थे। 1-2 टेस्ट बीच बीच में कैंसिल करना पड़ जाता था। कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ऐसा लगता था कि प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हो रहा है बच्चे पे, तो वो कैंसिल करना पड़ जा रहा था। तो इस बार उस टेस्ट के नंबर को भी हमने बढ़ा करके दिए हैं कि 58 है, तो आप ये समझिए कि इसमें से अगर कैंसिल होता भी है 4-5 तो 50+ नंबर ऑफ टेस्ट हो जाने वाले हैं, जिसमें कम से कम 10 ऐसे पेपर होंगे जो नीट 2025 से ऊपर के लेवल का होगा और करीब 40 ऐसे पेपर होंगे जो नीट 2024, 2023, 2022 जैसा होता था वैसा होगा। इतने पेपर के बाद अगर बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स उनका होना ही है। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहता है कि जब हम रिवीजन शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे, कौन सा लेसन से शुरुआत करेंगे, बायोलॉजी में कौन सा लेसन से रिवीजन शुरुआत करेंगे, फिजिक्स में कौन सा लेसन से शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री में। ये सब बात को लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या तो अपने टीचर को संपर्क करते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत मतलब सीरियस होते हैं अपने गोल को लेकर के, बाकी बच्चे तो आजकल यूट्यूब को संपर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी को संपर्क करते हैं और फिर जिसके पास जैसा ज्ञान है वैसा उनको मिल जाता है। और वो प्लान को भी प्रॉब्लम प्लान में नहीं होता, प्रॉब्लम इस बात में होता है कि उसको भी अल्टीमेट आखिरी तक फॉलो नहीं करते। 15-20 दिन फॉलो करने के बाद बीच में रुक जाते, फिर नई प्लान हो जाते। और जो बच्चे इस प्रोसेस से इस आखिरी के 3 महीने में गुजरता है, समझिए या तो उसका रिजल्ट नहीं होता है और या अगर होता भी है तो बाउंड्री पे ही हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने आप पेरेंट्स को बुलाए हैं, बच्चों को भी दे रहे हैं और आपको भी दे रहे हैं, ताकि आप रेगुलरली आप नोटिस करेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगला पेज हमने हैंड रिटन दिए हैं, जिसमें हमने लिख करके दिए हैं कि कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से लेसन को पढ़ना है। जैसे रिवीजन की जो प्लान है 5 फेब से हमने बच्चों को दिए हैं, समझिए। तो 5 और 6 को फिजिक्स की 2 दिन में इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रिपरेशन करनी है, जो कि क्लास 12th का लेसन है, और उसी समय में केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट प्रैक्टिस करना है, मोल कंसेप्ट की पढ़ाई करनी है। ये दोनों मिला करके 6 तारीख को जहाँ जहाँ इसमें राउंड लगा हुआ है उस दिन उसका टेस्ट रहेगा। क्योंकि हमने ये भी नोटिस करते हैं कि बच्चों को अगर बता दिया जाए और टेस्ट ना रखा जाए तो बच्चे फिर नहीं पढ़ते, सीरियसली नहीं पढ़ते, क्योंकि कोई प्रकार का दबाव होता नहीं है। तो एक समझिए कि काउंटर बैलेंस होने के लिए दबाव भी रहे और पेरेंट्स का भी दबाव रहे और पेरेंट्स को पता भी चले, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो आप एज ए पेरेंट्स पूछेंगे भी, और पूछना कहीं से भी गलत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि अब जब नीट का लेवल थोड़ा ऊपर आ गया तो अब तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा हो गई है, पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो आप पूछेंगे तो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा बैलेंस रहेंगे और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से 7, 8, 9 3 दिन पढ़ने के लिए हमने फिजिक्स में कैपेसिटर दिए हैं और रिस्पेक्टिवली केमिस्ट्री में सॉल्यूशन दिए हैं। सॉल्यूशंस लेसन से जो पढ़ना है 9 तारीख को फैब में इस दोनों लेसन की टेस्ट है। सिमिलरली 10, 11, 12 फिर 13, 14 जैसा जिस लेसन का वेटेज है, जैसा जिस लेसन के समय लगना चाहिए पढ़ने का, वैसा समय के अकॉर्डिंग हमने इसको 6, 7 मार्च तक आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि गोला लगाया गया है, वहाँ तक के टॉपिक का हम टेस्ट रखे हैं। अब 7 मार्च के बाद सिर्फ पढ़ने का प्लान है, उसमें हमने टेस्ट नहीं रखे। इस बात का जवाब आपको पहले पेज में मिलेगा कि जब आप 9 मार्च का डेट देखेंगे पहले पेज में कॉलम नंबर 15, 16 रो नंबर, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वहाँ से FST चालू हो गई, फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो गई। तो
आप ऐसा समझिए कि 9 मार्च से ऑलमोस्ट हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट रहने वाली है, तो तब रिवीजन टेस्ट को हमने कैंसिल कर दिए हैं। तब तक ऑलमोस्ट 70% सिलेबस का बच्चों का रिवीजन हो जाता है। बचे हुए 30% रिवीजन वो अगले 15 से 20 दिनों में कवर कर लेंगे, जो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी 21 मार्च तक आते आते बच्चों का, और एग्जाम देना है 3 मई को। तो इस हिसाब से आप समझिए कि एग्जाम के डेट से करीब 40 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन करके बच्चों का। इस प्रोसेस में अगर कोई बच्चा स्लो रह भी जाता है तो हमने 40 दिन का विंडो रखे हैं। मतलब अगर किसी का 21 मार्च को नहीं खत्म हो पाया था तो 31 मार्च तक कर पाएगा, 31 को नहीं कर पाया तो 10 अप्रैल तक कर पाएगा। मतलब आप समझिए 10-15 दिन और चीज़ों को 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेकर के बढ़ा सकता है। देन उसके बाद फिर से आखिरी में अप्रैल में एक राउंड का रिवीजन सेम सीक्वेंस को समय कम करते हुए वो कर लेगा, तो उसके परफॉर्म करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जबकि पिछले साल पेपर टफ हुआ है, तो बच्चों की एक मानसिकता जो हमने नोटिस करे वो ये कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दे देते हैं, बायोलॉजी पे ध्यान बाद में देंगे। और इस चक्कर में हुआ क्या, कई सारे बच्चे बायोलॉजी को नज़रअंदाज कर गए, जिससे उसके स्कोर 10-15 नंबर से गिर गए। एवरेज जितना उसका नंबर आता था या आना चाहिए उससे 20 नंबर 25 नंबर ऑन एन एवरेज गिर गया। उस चीज़ों को भी उठाने के लिए अब ऐसा है कि बायोलॉजी को भी नज़रअंदाज ना किया जाए, तो उसकी भी हमने शेड्यूल दिए हैं, जो पेज नंबर 3 में आपको दिखाई देगा कि 5 फेब से कब कौन सा लेसन पढ़ना चाहिए और उस लेसन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए वो बातें मैं बाद में लिखा हूँ। कौन कौन सा लेसन करना चाहिए वो शेड्यूल यहाँ दिया गया है। और अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो फेब के महीने में बायोलॉजी एक बार पढ़ करके कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्च से सेकेंड राउंड बायोलॉजी की प्रिपरेशंस वापस चालू हो जाएगी। मतलब समझिए कि अभी से लेकर के 1 मार्च तक का जो समय है उसमें बच्चे को एक राउंड बायोलॉजी को बहुत सिंसियरिटी के साथ जितना डीप वो जा सकते हैं उतना डीप जा करके उसे पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी को रीड करनी चाहिए। सेकेंड राउंड का हमने शेड्यूल दिए हैं 2 मार्च से। बायो के ऊपर हमने टेस्ट जो है वो संडे को ही रखे हैं। बीच बीच में जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट रखे हैं वैसा बायो का टेस्ट नहीं रखे हैं। संडे की टेस्ट है, कम टेस्ट है, उसकी जानकारी इसमें लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। बस बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करना है जो बीच में पढ़े हैं उस सब बातों को। सेकेंड राउंड जब 2 मार्च को चालू होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगी लगभग 20 मार्च को। अगले 18 दिनों में सेकेंड राउंड बायोलॉजी की एक बार फिर से पढ़ के हो जाएगी। देन 21 मार्च को राउंड 3 चालू होगा, तीसरा राउंड बायोलॉजी वो पढ़ेंगे, ये करीब 5-1 अप्रैल तक चलेगा। चौथा राउंड बायोलॉजी वो पढ़ेंगे 5 अप्रैल के बाद 20-25 अप्रैल के आसपास, और फिर आखिरी जो फाइनल राउंड होगा जिसमें 7-8 दिन में पूरी बायोलॉजी पढ़ लेंगे। तो हमने इस प्रकार से डिजाइन की कि पहले राउंड में करीब बच्चों को 30 दिन टाइम मिले पढ़ने का, दूसरे राउंड में बच्चों को जो है वो 20 दिन समय मिले, फिर 15 दिन, और इस प्रकार से इतना स्पीड अचीव कर लें कि वो 7-8 दिन आखिरी में जो होता है उतना स्पीड बायोलॉजी में अचीव कर सके। अब जो ये सब होने के बाद हमने ये भी इस बार लिख के दिए हैं कि कौन से समय में पढ़ना चाहिए, क्या क्या टाइम में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी दी है। जैसा कि हमने बताया कि अगले 2-3 दिन में फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि पढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद मेन काम चालू हो जाता है। अब वो होता है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रैक्टिस क्लास का, जिसके माध्यम से हम लोग जो सवाल पहले करा चुके हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसे वापस से एक बार बच्चों को कराएंगे, और जो और डिफिकल्ट लेवल पे हमको लेके जाना है बच्चों को वो सवाल हम कराएंगे। इसके लिए 2 घंटे डेली क्लासेस होगी, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक या 6:30 to 8, जैसा भी मौसम साथ देगा और बच्चे की नींद उसके अकॉर्डिंग हमने 7 से 8 का फिजिक्स का प्रैक्टिस क्लास रखे हैं, और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस क्लास रखें। ये दोनों क्लासेस सुबह में रखने का कारण ही ये होता है, चाहे तो हम शाम को रख सकते हैं, बट शाम को अगर रखेंगे तो बच्चे रात भर पढ़ने के नाम पे बहुत टाइम खराब करते हैं, और रात भर पेरेंट्स उसे देखें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगी और रात भी वो खराब नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे के टाइम में हमने बायोलॉजी पढ़ने के लिए समय दिए हैं कि उस वक्त में सभी बच्चे को बायो ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट इफेक्टिव टाइम है थ्योरी पढ़ने के हिसाब से, तो उस वक्त उसको बायो पढ़ना चाहिए। 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में छोटा सा गैप है लंच करने के लिए। 12:30 बजे से 3 बजे तक फिजिक्स पढ़ने का हमने समय दिए हैं, फिर आधे घंटे का बच्चों को गैप दिए हैं। 3:30 to 6 केमिस्ट्री पढ़ने का समय दिए हैं, और शाम को 6 से 8 जिस दिन जो है शेड्यूल में टेस्ट होगी रिवीजन वाली, वो टेस्ट रहेगी, और अगर रिवीजन वाली टेस्ट नहीं रहती है तो उस टाइम में फिजिक्स या केमिस्ट्री की PYQ प्रैक्टिस करनी है जिस दिन टेस्ट नहीं रहेगी। ये बात भी हमने लिख के दिए हैं। 8 से 9 के बीच में जिस दिन टेस्ट रहती है उस दिन टेस्ट को एनालाइज करना है बच्चों को कि उनका क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। जो गलत हुआ उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वापस कौन सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इस बात को प्लान करके रखेंगे, और नेक्स्ट डे या उसी दिन में जब समय मिले तो उसे पढ़ेंगे। फिर आधे घंटे का गैप रात को है खाना खाने का। 9:30 बजे से 11 बजे तक फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है PYQ के स्पेशली, और 11 से 12 फिर से केमिस्ट्री की PYQ प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हमने एक टेंटेटिव पूरा दिन का प्लान बना के दिए हैं। रात को 12 बजे से 6 बजे तक सोना है। सुबह का 1 घंटा एक्स्ट्रा में हमने बैकअप में रखे हैं कि आधा घंटा कोई ज़्यादा सो भी गया तो 1 घंटे में, फिर आधे घंटे में प्रिपेयर्ड होकर वापस क्लास वो आ सके। ये कंप्लीट डिटेल शेड्यूल हम आप पेरेंट्स को भी बता रहे हैं, बच्चों को भी लिख के दिए हैं। सभी बच्चों को अगर 2026 में अपने आप को देखना है कि मेडिकल कॉलेज में जाए, हमारा एक सीट मेडिकल कॉलेज के अंदर आए, हमारा रैंक 50,000 के अंदर ऑल इंडिया लेवल में आए, 40,000 के अंदर आए, 30,000 के अंदर आए, 20,000 के अंदर आए, 5,000 के अंदर आए, 1,000 के अंदर आए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, तो उसे इस पूरे शेड्यूल को क्रमशः अक्षरशः पालन करना चाहिए। ये कंप्लीटली हाईली रिकमेंडेड चीज़ है जो अगले 90-95 दिन तक इनको फॉलो करना है। ये जो शेड्यूल फॉलो करना है ये मंडे टू सैटरडे का टाइम टेबल है। संडे को जो टेस्ट सेट रहने वाली है वो 2 बजे से 5 बजे के टाइम में रहने वाली, तो संडे का हमने अलग से प्लान बना के दिए हैं कि सुबह 6 बजे से 1 बजे तक उस दिन प्रैक्टिस क्लास नहीं रहेगी, तो बच्चे को ये 7-1 घंटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि संडे को टेस्ट रहेगी इसलिए इस टाइम में सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए, या फिर जो नोट्स है वो पढ़ने चाहिए। फिर 2 से 5 में टेस्ट देंगे, 5 से 8 में 3-4 घंटे हमने दिए हैं रिलैक्स करने के लिए। रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में दिए हुए टेस्ट को एनालाइज करेंगे और देन फिर सो जाएंगे। प्रैक्टिस क्लास जो है केमिस्ट्री की सिलेबस खत्म हो गई है, तो उसकी जो प्रैक्टिस क्लास है वो 28 से चालू हो जाएगी। फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास हम 1 हफ्ते का टाइम बच्चों को अभी अपने तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि इस बीच में जो सिलेबस हुआ है उसकी सिलेबस की क्वेश्चन प्रैक्टिस बच्चे रिलेटिवली थोड़ा कम करे थे, तो 1 हफ्ते हम उनको ज़्यादा दे रहे हैं कि ताकि वो इस वीक में अच्छे से प्रैक्टिस कर ले एक बार। फिर 4 फेब से लेकर के हम प्रैक्टिस क्लास चालू करेंगे, जो कि क्लासेस 31 मार्च तक चलेगी, 31 मार्च तक, या हो सकता है कि 5-7 अप्रैल तक, जैसा सिनेरियो दिखेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जिसमें से 20-22 मार्च तक तो दोनों क्लासेस चलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की। 20-22 मार्च के बाद प्रैक्टिस क्लास अल्टरनेट हो जाएगी, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, मतलब 1 घंटा टाइम वहां पर और हम बचा के बच्चों को देंगे ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सके। सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए वो भी मैंने लिख करके दिया हूँ। बायोलॉजी पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे का समय चाहिए बच्चों को डेली, फिजिक्स पढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, और केमिस्ट्री भी 3 to 4 आवर, ऐसा जितना उसमें से जम पाए। 3 घंटे तो कम से कम, कोई सब्जेक्ट 4 घंटे भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो फुल सिलेबस टेस्ट है जिसके बारे में हमने अगले पेज पे आपको लिखा हूँ कि अगर नीट के लेवल का पेपर होगा तो 600 नंबर जो है वो सेफ स्कोर मानी जाएंगी। अगर कोई बच्चा 570, 580 और 590 लाके खुश हो रहा है तो वो खुश होने की बात नहीं है, इसका मतलब आप बाउंड्री से बाहर हैं। तो हो सकता है तो टाइम रहते सच्चाई को समझें और मेहनत को बढ़ाएं ताकि आपका नंबर जो है जरूर इस बार लग जाए। नीट प्लस वाले टेस्ट में सेफ स्कोर हमने 500 दिए हैं। अगर वो नीट प्लस का टेस्ट पेपर होगा तो 500 का स्कोर जो है सेफ माने जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ने चाहिए ये भी हम डिटेल में इस बार लिख करके आपको दे रहे हैं। बच्चों को भी मतलब है, और पेरेंट्स भी इस बात को समझे कि क्या करना चाहिए। मतलब ऐसा कहीं पर भी यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए, 3 दिन में कैसे 720 में से 720 लाया जा सके, ऐसा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने प्रॉपर लिख के दिए कि पूरे 90 दिन आपको क्या करना चाहिए। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों का जो नेचर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है।
तो इस दोनों को पढ़ना कैसे चाहिए, मतलब अगर मैं रहता तो कैसे पढ़ता, वो लिख करके दिया हूँ कि मैं पहले शॉर्ट नोट्स बनाता अगर नहीं बना हुआ होता तो। जनरली बच्चों के शॉर्ट नोट्स बने हुए होते हैं, कुछ कुछ लेसन्स के नहीं बने होंगे, नहीं बने होंगे तो उसे बनाएंगे, उसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे। रीड करने का मतलब ये हुआ कि रटने तक रीड करना है, मतलब पूरी तरीके से चीज़ें दिमाग में घुस जाए इस लेवल तक उसे रीड करना है। हो सके तो 2 बार 3 बार 4 बार लिखना है। इतना होने के बाद उसी जो लेसन के साथ ये किया जा रहा है, उस लेसन के क्लास में जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है जो पढ़ाते वक्त टीचर ने करे हैं, उसमें जो स्टैंडर्ड सवाल है, सभी सवाल ऐसे होते हैं, कुछ डेटाबेस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, कुछ सवाल रिपीट करके देते हैं कि ताकि बच्चे उस वक्त प्रैक्टिस करते करते सीख जाए। तो सभी वेराइटीज का एक क्वेश्चन क्लास के नोट्स से वो करे। उसके बाद जो डीपीपी मिला है वो डीपीपी पहले भी बच्चे ने सॉल्व करे हैं। सॉल्व करने के ड्यूरेशंस में बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस में स्टार लगा के रखते हैं, कुछ में जो है उसको गोला लगा के रखते हैं कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट है, स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले सवाल करें। उसके बाद पीवाईक्यू पूरी तरीके से सॉल्व करें, मतलब छोटे सवाल भी और बड़े सवाल भी, नीट की पीवाईक्यू पूरी तरीके से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इतना तो कंपलसरी है ही, इतना करने से आप ये समझिए कि 180 में से 150 प्लस स्कोर आ जाएगा। पर आगे के 30 नंबर को और कंफर्म करने के लिए, फर्म करने के लिए जिन बच्चों के पास समय मिलता है या बचता है वो कम से कम 4 साल के जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अगर इतना समय नहीं बचता कि वो सॉल्व करें तो कम से कम उस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन को रीड कर ले तो भी काम हो जाता है। मतलब अगर ये मैं बोलूं कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 100% इफिशिएंसी रहती है, और अगर टाइम नहीं बचता है तो रीड करने से भी 70-75% इफिशिएंसी आ जाती है उस प्रकार के सवाल में। तो वो करना चाहिए। वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह कुछ कंसेप्ट पता चलता है तो उसे अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए। और अगर कुछ लेसन ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की रीडिंग कंपलसरी है, जरूरी है, जो कि हम लोग पढ़ाते पढ़ाते भी कई बार कोई लेसन में बोले हैं कि इसमें एनसीईआरटी जरूरी है, तो जिस लेसन में बोला गया है उस लेसन को पढ़ना चाहिए। आने वाले टाइम में एक बार फिर बता देंगे कि कौन कौन से लेसन को एनसीईआरटी से पढ़ना जरूरी है। अगर पॉसिबल हो तो उस लेसन को रीड करना चाहिए। ये हुआ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की बातें। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंटेंट है वो उसका जो कंसेप्ट है वो बायोलॉजी से मैच खाता है, मतलब जिस प्रकार से हम बायो को पढ़ते हैं उसी प्रकार से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में? जो टीचर्स ने पढ़ाए हैं क्लास के नोट्स उसे एक बार पढ़ना चाहिए। जितने भी नेम्ड रिएक्शंस या रिएजेंट बेस्ड प्रॉपर्टीज वाले रिएक्शंस हैं उस सब को एक जगह कहीं लिख करके उसे रटने का प्रयास करना चाहिए। फिर उस लेसन की एनसीईआरटी को रीड करना चाहिए। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड कोशिश करें कि दिमाग में रहे। वो हो जाए तो एनसीईआरटी में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है उसे सॉल्व करना चाहिए। ये हो जाए तो जो डीपीपी दी गई है उसे पूरा सॉल्व करना चाहिए और नीट की पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहिए। इतना अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कर लिया जाए तो ये एकदम सफिशिएंट है सभी सवाल बनाने के लिए जितने सवाल नीट के टेस्ट में फाइनल एग्जाम में आने वाला है, उसके लिए इतना सफिशिएंट है। अब अगर बायोलॉजी की बात करें तो उसके लिए भी मैंने लिख करके दिया हूँ। कई सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि सर आपने जैसा बताए थे वैसा ही बायोलॉजी को हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़े हैं, खूब अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन नंबर तभी भी हमारा 310 से ज़्यादा नहीं जा पाता है, 320 से ज़्यादा नहीं जा पाता है, या 280 पे ही अटक जा रहा हूँ या अटक जा रही हूँ। इस सब टाइप के प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमने बहुत स्पेसिफिक होकर लिखे कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ना चाहिए। पहले बात की एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद हर लेसन्स में कहीं कुछ ग्राफ होते हैं या डायग्राम होते हैं या कुछ डेटा होता है जो एनसीईआरटी में लिखा होता है, या डिफ़िकल्ट कुछ पैराग्राफ है जो बच्चों को पता रहता है इतने पेपर देने के बाद कि जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और जो बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे टाइप के चीज़ों को बार बार लिख करके पढ़ना चाहिए, सिर्फ रीड नहीं करना चाहिए। अगर सिर्फ रीड करेंगे तो एफिशिएंसी उतनी नहीं रहती है, एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए ऐसे चीज़ों को बार बार लिख करके पढ़ें। जब पढ़ के हो जाए, लेसन कंप्लीट हो जाए, तो हर लेसन का टेस्ट पहले कम से कम 2 या 3 बार ऑलरेडी हो चुका है। तो वो जो पुराने पेपर्स है उस पेपर्स को समय मिले तो पूरा सॉल्व करना चाहिए, नहीं है समय तो जो रॉन्ग हुए सवाल आपके उस टाइम में उस सवाल को, या डिफिकल्ट सवाल जो आपको लगा, भले आपका सही हो गया लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट था,
कंसेप्चुअल था, उस क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाहिए और नीट की पीवाईक्यू भी बायोलॉजी में सॉल्व करना चाहिए। 2024 तक हम लोग नीट पीवाईक्यू बच्चों को नहीं बोलते थे सॉल्व करने के लिए बायो में, लेकिन 2025 के पेपर के बाद ये रिकमेंडेशन है कि उसे नीट की पीवाईक्यू भी बच्चों को सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा जब FST स्टार्ट हो जाए तो उसके बारे में लिखा गया है कि सीरियसली टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। एनालाइज करते वक्त जो मिस्टेक समझ में आता है, जो कंसेप्चुअल मिस्टेक होते हैं, जो फॉर्मूला का मिस्टेक होता है, जो बच्चों को नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट जो थ्योरी ऐसा लगता है कि उसको नहीं आता है, उस सभी थ्योरी या फॉर्मूला को छोटा करके शॉर्ट करके अपने क्लास नोट्स या शॉर्ट नोट्स या कहीं पर एक जगह लिखें और उसे बार बार पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार की जो नेगेटिविटी है, सभी प्रकार के स्कोर कटने की जो प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे और बच्चों के स्कोर आने के चांसेस है। तो मैंने तो आपको पूरी बातें बता दिया कि अभी से लेकर के क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए, लेकिन सवाल ये होता है कि इसको करने के लिए जो समय चाहिए वो समय कौन देगा। या तो आप पेरेंट्स खुद पढ़ लें, बच्चों को बोले बच्चा अब तुम्हारा हो गया, तुम घर बैठ जाओ, मैं पढ़ लेता हूँ। या तो आप बच्चों को दबाव बनाइए कि वो पढ़ें। कैसे दबाव बनाना है, अभी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बच्चे आजकल मतलब मोबाइल में बहुत रहते हैं। आप ये समझिए कि 23 लाख लोग नीट की एग्ज़ाम देते हैं लगभग, या 1 लाख कम या 1 लाख ज़्यादा। इसमें से आप सब पेरेंट्स नोटिस करिएगा, स्पेशली आप बहुत पहले करे भी होंगे, जब एग्ज़ाम नज़दीक आती है मतलब अभी का समय में यूट्यूब पे गिन करके कम से कम 50 चैनल है जहाँ पर मास्टर लोग चरस फैलाना चालू करते हैं कि आ जाओ 10 घंटे में ये लेसन करा देंगे, 5 घंटे में ये लेसन करा देंगे। और बच्चे मतलब उस 23 लाख लोगों में से 22 लाख देश के लोग बच्चे ऑलमोस्ट वही करते रहते हैं जो सिर्फ देखते हैं, पर सिलेक्शन जो है सिर्फ 50,000 का होता है। उस 50,000 में 40-42 हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ों से बहुत दूर है। 8-10 हज़ार लोग बाउंड्री पे ऐसे होते जो ये सब चीज़ों से दूर नहीं है, जो इसमें भी इन्वॉल्व था और क्लासरूम को भी बैलेंस करा। वो लोगों की संख्या 8-10 हज़ार ही है, मतलब 25% ही है। 50,000 में 75 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सबसे बहुत दूर गुमनाम जिंदगी बिताते हैं अपने रूम, अपने लाइब्रेरी में, अपने सेल्फ स्टडी प्लेस पे, और जो बुक के साथ ज़्यादा घुस करके काम करते हैं उनके ही रिजल्ट आते हैं। अब आप बच्चों को ये बात समझ में आती नहीं क्योंकि एज का जो है वो अभी एज कम है तो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये एक समस्या है। पर आप पेरेंट्स समझिए इस बात को कि 2025 के पेपर होने के बाद तो लगभग लोगों को ये बात समझ में आ गया, वही करेगा जिसका क्वेश्चन पे पकड़ रहेगा, बाकी लोग नहीं कर पाएगा। और क्वेश्चन पे पकड़ उसी का हो पाएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। एक टीचर के पास क्वेश्चंस की पकड़ इसीलिए अच्छी होती है क्योंकि वो सॉल्व करते हैं। अगर टीचर भी यूट्यूब वीडियोस देख ले, वन शॉट देख ले और क्लास में पहुंच जाए मैं तो एकदम बेस्ट कर दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा, तो फिर वो टीचर का भगवान ही मालिक है। तो इसका मतलब आप समझिए, बच्चे आपको भी ये बात समझना है कि इस तरीके के लूप में नहीं फंसना है। जो फंस गए वो गए, जाने दीजिए उस बात को। लेकिन अब जो बचे हुए 90 दिन है उसमें आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ज़ीरो यूज़ कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन का अगर आपको यूज़ करना भी पड़े तो 10 से 15 मिनट यूज़ करो। दिन भर के कोई डाउट्स या तो यहाँ टीचर अवेलेबल है उनसे पूछ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको उसमें टाइम खराब हो रहा है तो आप 10 मिनट मोबाइल का यूज़ करके आप उस डाउट्स को एनालाइज कर लीजिए। बस इतना सा मोबाइल फ़ोन या टेक्नोलॉजी का यूज़ है, इससे ज़्यादा कोई यूज़ है नहीं। इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे मतलब आपकी अपनी इनपुट कम हो रही है, और जितना इनपुट कम होगा उतना आउटपुट भी कम होगा। जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हुई थी तो हम लोग बहुत जानते हैं कि कर्ण बहुत पावरफुल थे, पर जीता अल्टीमेटली में अर्जुन ही, मतलब जिनका अभ्यास बहुत था, जिन्होंने वर्षों जंगल में बिता के अभ्यास किया, वही जीतता है। जो राजमहल में राज भी किया और थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया, उसके नसीब में जीत अल्टीमेटली नहीं आती। तो इसलिए आपको अगर जीतना है तो एकदम गुमनाम जिंदगी 90 दिन बितानी है।
अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत करते वक्त नीट की एग्जाम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने की एग्जाम नहीं है, ये इंसान का कॉन्फिडेंस भी चेक करता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे, कम से कम मैं ऐसे 20 लोगों को जानता हूँ जिसका पिछले साल ही सिलेक्शन हो जाना था, बट वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि वो पेपर के टाइम में या तो घबरा गए, या तो उलझ गए, या तो जल्दीबाजी में गड़बड़ कर गए। ऐसा नहीं था कि प्रिपरेशन जीरो था, ऐसा था कि कॉन्फिडेंस उस लायक नहीं था जो कि उस सिचुएशंस में चाहिए होगा। बस इस वजह से चीज़ें खराब हो गई। मतलब मैं नीट के एग्जाम में नॉलेज को सेकंड पोजीशन दूंगा, पहला पोजीशन इंसान का कॉन्फिडेंस होता है। बच्चों में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उसके पीछे का कारण, कॉन्फिडेंस तोड़ने का एक काम तो पेरेंट्स ही बचपन से करते आए हैं, उसको कंपेयर करके फिर नीट की प्रिपरेशन के वक्त हर टेस्ट में उसके ऊपर अननेसेसरी का दबाव बना करके। मैं आप पेरेंट्स को यही बोलता हूं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए। दबाव कितनी बनानी है और कब बनानी है ये आपको तय करना पड़ेगा कि कब बनानी है। जब आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे का टेस्ट का रिजल्ट रेगुलर खराब हो रहा है तो जरूर दबाव बनाइए, तब इसका मतलब साफ है कि उसका कुछ ना कुछ वर्क में कमी है। अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो वर्क नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 3-4 टेस्ट अच्छे जा रहे हैं, एक आधा टेस्ट गिर गया जो कि नहीं गिरना चाहिए, तो उस वक्त आप उसके साथ खड़े होइए कि बेटा ठीक है, तुम्हारी गलती हुई होगी, तुम इसे ठीक करो और अगले हफ्ते वापस से कम बैक करो। तो आपको ये बैलेंस बनाना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स, दोनों बातों के बीच में। बिटवीन द लाइन ही सच्चाई है, ना एक्सट्रीम राइट सही है ना एक्सट्रीम लेफ्ट सही है। सेंटर लाइन पे रहने वाले लोग ही सही दिशा तक पहुंच पाएंगे। आप पेरेंट्स इस बात को समझिए। फिर बच्चों का भी प्रॉब्लम है। बच्चों को ये बात बोलूंगा कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने का 3-4 कारण होते हैं मेनली। पहला कारण तो यही होता है कि अगर उसका कोई टेस्ट का स्कोर अच्छा आ जाए तो उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो अगले हफ्ते पढ़ना कम कर देता है। ये मोस्ट कॉमन कारण है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो है बच्चे का ओवर थिंकिंग। मतलब पढ़ते कम है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये प्लानिंग करके मैं दिया हूँ, आपको जीरो प्लानिंग करनी है 3 मई तक। कोई अपने तरफ से कुछ भी प्लान नहीं करना है, पूरी प्लानिंग हमने आपको दिए हैं, बस इसी को सिस्टमेटिकली कर लीजिए। मतलब मैं आपके जगह होता तो मैं यही काम करता, वही लिख करके दिया हूँ, और जो रियलिस्टिक हो सकता है वही लिखा हूँ। ऐसा नहीं कि आइडियल लिख करके दे दिया हूँ। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमको भी अनुभव है रियली में क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, कितने दिनों में कौन सा लेसन पढ़ना पॉसिबल है और कितने दिनों लगते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, और कितनी बार पढ़ने से ठीक होता है। ये सब बातें हमने रियलिस्टिक प्लान आपको बना के दिए हैं। आपके अकॉर्डिंग 10% का एरर आ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम 100% का चेंजेज होगा। मतलब ये बातें आप कर ही नहीं सकते, ऐसी बातें नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग वाली जो बात है, प्लानिंग वाली जो बात है, उसे बंद कर दें, वो वाले स्विच ऑफ करना है, वर्क वाली स्विच ऑन करनी है। वर्क करने की जब बात आती है तो फाइनल बात 3 आता है। एक, जो 23 लाख लोगों में से जिस 50,000 लोगों का इस बार होने जाना है और जिस 22.5 लाख लोगों का नहीं होने वाला है, उस 22.5 लाख लोगों में से शुरुआत के जो 1-1.5 लाख लोग हैं, मतलब आप टोटल रैंक 1.5 लाख के अंदर जिन बच्चों को आता है, वो सब बच्चे पढ़ाई करते हैं। मतलब एकदम से टाइम पास नहीं करते। टॉप के 1.5 लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। आपको यही तय करना है कि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन 1.5 लाख में नहीं आने हैं, 50,000 में आने हैं, 40,000 में आने हैं, 30,000 में आने हैं, 20,000 में आने हैं, 10,000 में आने हैं, 1,000 में आने, 500 में आने हैं। तो पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाने हैं। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो सो गए तो देखने के लिए लोग नहीं है, रिलैक्स करने के लिए चेयर है, और हेड डाउन करने के लिए आपके अपना पर्सनल लाइट भी है, उसे ऑफ करिए, सो जाइए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। तो ये जो बातें हैं, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है कम से कम डेली का 2 घंटे का। और जो बच्चा घर में पढ़ता है, वहां तो रिलैक्स करने के लिए बेड भी है,
रूम में एसी भी लगी हो सकती है, नहीं तो कूलर और पंखा तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये जो रिलैक्स करने की चीज़ें आपके जैसे जैसे आपके पास बढ़ता जाएगा वैसे आपकी प्रिपरेशन का जो टाइम है कम हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बच्चा डेली 6 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर वो 6 घंटा पढ़ रहा है तो 50,000 में तो नहीं आएगा, 1.5 लाख के अंदर जरूर आएगा। क्योंकि जो बच्चे को 50,000 के अंदर आने हैं, 40,000 के अंदर आने हैं, 30,000 के अंदर आने हैं, वो इस मोमेंट ऑफ टाइम से एग्जाम के दिन तक कम से कम खुद से 12 से 13 घंटे सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, मिनिमम 10 आवर्स तो करेंगे ही करेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या घर में पढ़ते हैं, आप पढ़ के देखे भी होंगे, पेरेंट्स भी देखे होंगे, सबको अच्छा अनुभव है कि घर में पढ़ने से एक दिन में इफेक्टिवली 6 साढ़े 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती है। भूख लगी तो खाने की चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, घूमने का मन करता है तो चले जाते हैं। फिर मम्मी और पापा कई बार घर में नहीं रहते हैं तो अपन इस बात का बहुत मिसयूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं, मोबाइल देखने लग जाते हैं। ये सब बातें हमको रिजल्ट से दूर लेके जाती है। और ये सब बातें कब पता चलती है? जब हमारा एग्ज़ाम है उस दिन तो पता चलती है। तो आप ये बात समझिए कि मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप सब कोचिंग में ही पढ़ें, और कल से हम पूरी तरीके से बच्चों को रोक देंगे। इसी के लिए आप पेरेंट्स को बुलाए हैं कि आप सभी अपने बच्चों के 3 टाइम के खाने का अरेंजमेंट या तो आप करिए या तो मेस लगाइए, कि यहाँ पर दोपहर को उनके लिए खाना मिल जाए, शाम को उसके लिए नाश्ता मिल जाए और रात को उसके लिए खाना मिल जाए। ये 3 टाइम का व्यवस्था आप लगा दीजिए जो कि उसको कोचिंग में प्रोवाइड हो। या आप छोड़ सकते हैं तो घर से लाके छोड़िए, नहीं छोड़ सकते तो मेस का अरेंजमेंट है, यहाँ बहुत सारे मेस वाले हैं, उनका नंबर लेकर के बातचीत करके आप फाइनल कर लीजिए। अगले 3 महीने में आपको अपने बच्चे पर एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये पर महीने का खर्चा आना है, 3,000 रुपये पर महीने का खर्चा आना है, और 10,000 में आप श्योर शॉर्ट एक मेडिकल कॉलेज की सीट सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ 10,000 बचाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप पेरेंट्स इस चीज़ों को एश्योर करेंगे कल से। मैं यहाँ से किसी बच्चों को बाहर जाने नहीं दूंगा, ये दूसरी बातें हो गई, तो ही आप यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। तीसरा चीज़ ये है कि हम उस जगह जाके मजबूर हो जाते हैं, हमारी लिमिटेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ पर बच्चे घर से निकल के हमारे पास आते ही नहीं, स्पेशली रूम से निकल करके बच्चा यहाँ नहीं आता। तो जो बच्चे यहाँ रूम करके रह रहे हैं या गोंदिया में घर है उनका, पेरेंट्स इस बात को एश्योर करिए, या तो बच्चे की पढ़ाई बंद करके उसको दुकान पे बैठा दीजिए। मार्केट में हर दुकान के सामने बोर्ड लगी हुई है, 5,000 7,000 में स्टाफ चाहिए उनको, आप उसको कल से नौकरी लगा दो। या तो आप ये एश्योर करिए कि अगले 90 दिन वो किसी भी हाल में, अगर उसका स्थिति मेंटली फिजिकली खराब नहीं है तो कोचिंग में जाके बैठ के पढ़े। हमने यहाँ पर कल से लिस्ट भी लगा दिए हैं, हर बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने क्लासरूम दिए हैं 15-15 20-20 बच्चों को, जहाँ पर जितनी जगह उसके अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग लिस्ट लगा दिए हैं कि जिस टेस्ट में परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग उनका जगह है वहाँ बैठने का। ऐसा करने का मेरा कोई पार्शियलिटी करने का कोई जो है मन नहीं है, ना ही मैं ये करता हूँ और ना ही आपने अभी तक नोटिस करे होंगे ये बातें। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है लास्ट मोमेंट में कंपटीशन को मेंटेन करा जाए, बढ़ाया जाए, क्योंकि रिजल्ट आने के लिए पूरे 90 दिन पढ़ना है, खराब होने के लिए 10 दिन भी काफ़ी होते। अगर 10 दिन बिगड़ गया तो पूरी मोमेंटम खराब हो जाती, फिर वापस मोमेंटम लेने में 10 दिन और निकल जाता बच्चों को, और तब तक अगर समय निकल गया तो फिर चीज़ें चली जाएंगी। तो इस बात को समझिए, हेल्थ का प्रॉब्लम अगर हो तो ही आप अपने घर में या रूम में रहिए, नहीं तो यहीं बैठ के पढ़िए। यहाँ बैठ के पढ़ने के क्रम में आप अपने बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन दिए हैं तो वो आप पेरेंट्स आज ले लीजिए, उसको छोटा वाला फ़ोन खरीद के दीजिए। 500 700 800 1000 रुपये का ये इन्वेस्टमेंट है जो आज आप करके जाइएगा अपने बच्चों के ऊपर। मोबाइल से जो डाउट पूछना है उसके लिए हम मोबाइल कुरियर जोन में अवेलेबल करा देंगे। इस बार यहाँ पर हम अपने तरफ से 4 मोबाइल अवेलेबल करा देंगे। जिन बच्चों को मोबाइल से डाउट पूछना होगा, मोबाइल से देखना होगा, वो यहाँ बैठ के देख लेगा। हम यहाँ मोबाइल अवेलेबल करा देंगे, हमको 4 मोबाइल खरीदने, हम आज खरीद के वहाँ अवेलेबल करा देंगे विथ ऑल फैसिलिटीज़, ताकि ये कंसेप्ट ना रहे कि हमको ये करना है। अब इस मोमेंट पे एक बातें और आएगी, यहाँ से निकलने के बाद ही आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि अभी भी हमारा बायोलॉजी का 1 शॉट देखना बाकी है, फिजिक्स का 1 शॉट देखना बाकी है, केमिस्ट्री का 1 शॉट देखना बाकी है। जिन बच्चों का अभी भी बाकी है उन बच्चों का कभी कंप्लीट नहीं होगा।
बेहतर है कि बाकी रहने दीजिए, तो ही आप में कुछ ग्रोथ हो सकती है। अगर बाकी है अभी भी तो बाकी रहेगा फिर। मतलब मेरा अनुभव ऐसा है, मैं एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा, बस आप ये समझिए कि वो बच्चा 2020 नहीं 19-21 में यहाँ पढ़ा था 11th-12th। उस वक्त उसका बैकलॉग हो गया था, क्योंकि 20-21 में कोविड थी, बैकलॉग हुआ। वो 22 में यहाँ रिपीट किया, फिर बैकलॉग हुआ, फिर वो वन शॉट देखता था, फिर सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं हुआ। 23 में उसको लगा कि ये कोचिंग नहीं जाना चाहिए, पूरा बैठ के ऑनलाइन पढ़ा, फिर से उसका वही सिनेरियो हुआ। 23 में एग्ज़ाम दिया, फिर रिजल्ट नहीं हुआ। 24 में वापस एग्ज़ाम दिया, फिर रिजल्ट नहीं हुआ। पिछले साल फिर से एग्ज़ाम देने यहीं रिपीट करने आया, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, फिर भी पिछले साल भी उसका यही समस्या था, उसको मार्च तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुई थी। जो बच्चा 3 साल में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया ऑनलाइन वीडियो देख करके, वो क्या अभी 3 महीने में कर पाएगा। तो आप पेरेंट्स इस बात को समझिए, ये एकदम ब्रूटल ट्रुथ है, लेकिन ये सच्चाई है। आपको इसको साइड करना चाहिए और रियल में पढ़ने को लग जाना चाहिए। एकदम अच्छे से सिस्टमेटिकली किया गया हार्ड वर्क ही वहां तक पहुंचाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, किसी को वरदान मिलने के बाद वो अपनी कला दिखा पाता है, लेकिन वरदान को प्राप्त करने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी है। तो आप ये मत समझिए कि आप 3 दिन तपस्या करेंगे और आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा, आपको एकदम फर्स्ट क्लास बोल देंगे कि जाओ तुम्हारा हो जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला रियल में, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके बीच में ही बैठा हुआ है। यहीं से जो 50, 60, 70 लोगों का इस बार होने वाला है, वही आपका सीट लेके जाएगा। तो आप इस बात को समझिए, वो यहाँ मेहनत करेगा और आप घर में मेहनत करेंगे। आपके पास तरह तरीके के बहाने होंगे, उनके पास बहाने नहीं होंगे। यही सब चीज़ डिफरेंस क्रिएट करता है। और एक्सक्यूज किस इंसान के पास नहीं होता। अगर देने चाहे तो मेरे पास भी है कि मुझे सुबह बहुत नींद आती है, अभी 10 दिन मैं क्लास नहीं लूँगा। सबके पास एक्सक्यूज है। पेरेंट्स के पास भी बहुत एक्सक्यूज है, अभी काम पे नहीं जाएंगे, 15 दिन की छुट्टी लेते, मन बहुत खराब चल रहा है। एक्सक्यूज दुनिया में हर किसी के पास होता है। तय बस यही करना है कि आपको प्रायोरिटी आपको अपने एक्सक्यूज को देना है या आप अपने गोल को एक्सक्यूज दे मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये आप बच्चों को तय करना चाहिए। ये आप आज यहाँ से तय करके जाएंगे, कल से भिड़ करके मेहनत करेंगे। हर किसी को हम जगह देंगे, जो भी यहाँ पढ़ने आएंगे उन सबको जगह मिलेगी। कोई प्लेस, कोई क्लासरूम ये तय नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट हो ही जाएगा। उस जगह में बैठेगा कोई तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी क्लासरूम में से कोई सीट कहीं कंफर्म नहीं है। ऐसा है कि उस क्लास में बैठेंगे तो आप पढ़ो, दूसरी में बैठे दूसरे में पढ़ो, तीसरे में बैठे तीसरे में पढ़ो, जहाँ बैठ रहे हो वहाँ पढ़ो। हर 15 दिनों के इंटरवल पे जो पूरी टेस्ट होगी, उस टेस्ट के बेसिस पे, एवरेज स्कोर के बेसिस पे हम लिस्ट बदल देंगे, ताकि हर बच्चों को 15 दिन बाद ये पता चले कि उनको सीट अगर सिक्योर रखना है अपनी जगह सेल्फ स्टडी का, तो वो सीट सिक्योर तभी रहेगी जब वो इस बीच में परफॉर्म करेंगे, नहीं तो नहीं रहेगी। कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे। हमारे तरफ से हर वो बच्चा हमारे लिए उतना ही वैल्यूएबल है जितना कोई 150 नंबर ला रहा है या 650 नंबर ला रहा है। हम एज ए गुरु जो काम हो सकता है वो हम करेंगे, फिर बच्चे की अपनी मेहनत होगी तो वो वहां तक पहुंचेगा। कोई भी लोग अपने जीवन में सफलताओं को तब अचीव करता है जिस दिन वो ये तय करता है कि आज से हमारे अंदर का जो लेजीनेस है, जो आलस है, जो काम करने से हमको रोकता है, उसे हम त्याग करेंगे और अपने काम पे स्ट्रेस बढ़ाएंगे। उसी दिन से उस व्यक्ति की सफलताएं का द्वार खुल जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। सफलताएं एक दिन के मेहनत से नहीं मिलती है, डेली किया हुआ रिपीटेटिव वर्क से किसी को भी सक्सेस मिलता है। तो अभी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सफल नहीं हुए हैं अपने लाइफ में, इसका मतलब उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है उनका आलस, उनका लेजीनेस, उसका नींद है। इस चीज़ों को मेंटेन करिए, कंट्रोल करिए। ये ऐसी बात नहीं है जो कंट्रोल किया नहीं जा सकता, और ऐसी भी बात नहीं है कि आपसे पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान करना चाहे तो बिल्कुल किया जा सकता है, नहीं करना चाहे तो फिर नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। आचार्य चाणक्य तब फेमस हुए जब वो आचार्य बने, लेकिन वो आचार्य कब बने, इस बात की कहानी उस दौर से निकलती है जब वो खुद पढ़ाई करते थे।
अलग अलग बातें इसके बारे में हैं कि उनका जो है बर्थ केरला में हुआ, पढ़ाई जो है वो बिहार में हुआ, फिर पढ़ाई मतलब शिक्षा देने वो तक्षशिला चले गए जो कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। पर इसमें कहाँ क्या सच्चाई उस पर मैं नहीं जाता। जो कंसेप्ट है, जो जिस बातों के बेसिस पे उन्होंने आचार्य चाणक्य ने आचार्य बनने का प्रतिज्ञा किया, जिस दिन वो पढ़ाई कर रहे थे, एक बार ये रियल स्टोरी है, बहुत सारे बुक्स में अवेलेबल है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त वो पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त तो ना इलेक्ट्रिसिटी थी या ना ये सब कुछ था। तो जो दीपक की लाइट होती है, जो उजाला था जिसमें वो पढ़ाई कर रहे थे, उसका तेल खत्म हो गया, और खत्म हो गया तो फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गया, अंधेरा हो गया तो नहीं पढ़ पाया। तो उसके पास दो रास्ते थे, एक रास्ते कि वो पड़ोसी से तेल मांग करके दीपक जलाए और वापस पढ़े। पर आचार्य चाणक्य ने यह सोचा कि ऐसा हम करेंगे तो हम 1 दिन या 2 दिन कर पाएंगे, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन ये होगा, बहुत ज़्यादा अमीर तो थे नहीं, बहुत मतलब आज से समझिए कि 2500 साल पहले की बात, कैसा समाज होगा आप समझ सकते हैं। उस दौर में उन्होंने तय किया कि इसके को रेगुलर रिप्लेस करने के लिए खुद से 1 या 2 घंटे का समय निकाल करके उतना धन अर्जन करते थे, उतना मेहनत करके पैसे कमाते थे, जिससे कि उसमें दीपक को जलाने के लिए जो ईंधन की जरूरत उस वक्त अवेलेबल थी वो पूरा कर सके। और फिर वो पढ़ाई करना चालू किए, और उन्होंने ये तय करे कि एक दिन मैं इस समाज को एक करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि की क्षमता लगाऊंगा, उसके लिए जितने ज्ञान की जरूरत है वो मैं हासिल करूंगा। और वही प्रतिज्ञा आचार्य चाणक्य को आचार्य चाणक्य बनाया। तो आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी दौर में आगे तभी बढ़ा है जब वो अपने मन के अंदर कोई ऐसा ठोस, ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्रण किया है। आप भी करेंगे तो आप भी बनेंगे, नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर भीड़ बन के रह जाएंगे। और मैं ये नहीं समझता कि किसी भी इंसान को भीड़ बन के रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि गरीब से गरीब इंसान भी अगर मन में चाह ले तो परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ जो कम से कम बच्चे बैठे हैं उनके पास तो सभी सुख सुविधाएं अवेलेबल है। ये उनका माइनस पॉइंट है कि उनके पास सुख सुविधाएं अवेलेबल है। मैं बोलूँगा कि उस सुख सुविधाओं को थोड़ा कंट्रोल करिए, कम यूज करिए, हार्डवर्क आज से चालू करिए, ताकि हम सब रिजल्ट तक पहुँचे। हमको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर इसमें से 150 बच्चे ऐसे होंगे, 200 बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार जीएमसी में अपना सीट सिक्योर करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गोंदिया के लिए भी बड़ा कीर्तिमान होगा, इस क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा, पेरेंट्स के लिए तो होगा ही होगा, जो कि 90 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप दम लगा दोगे तो हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप पेरेंट्स भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, जितनी बातें हमने करे हैं, और आप बच्चे भी अपनी इस जिम्मेदारी को समझेंगे। और फ्रॉम टिल मतलब अभी से जो ये पल जा रहा है, यहाँ से आप अपने मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप कलेक्ट करिए, अपनी क्षमताओं को जमा करिए, अपनी अच्छाई, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, वीकनेस को कम करने के लिए मेहनत चालू करिए। रिजल्ट्स आपके नसीब में आएगा ही आएगा। बाय चांस इतना मेहनत के बाद भी नहीं आया तो ऐसा है, किया हुआ काम जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस ब्याज समेत पैसा पे करता है। तो ये मत सोचिए कि हमारा किया हुआ काम वेस्ट हो जाएगा अगर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। अगर आपके नंबर 300 आ रहे हैं तब भी आप पूरी ताकत से कोशिश करिए, यहाँ से भी आप 600 तक पहुँच सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक 2024 में जो लड़का यहाँ से टॉप किया था, वो 12th क्लास में जब पढ़ाई करा था तब उसको 257 या 258 इतना ही स्कोर था नीट में, और नेक्स्ट ईयर वो 677 स्कोर करा था। पढ़ने से सब हो जाएगा। 90 दिन बहुत है करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के लिए जैसे पहले एग्जाम्पल दिया 5 साल भी कम पड़ जाते हैं। ठीक है, यही था हमारे तरफ से। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने तरफ से सभी बातें आपको बता दिया। आप पेरेंट्स यहाँ से आज जाएंगे तो खाने का अरेंजमेंट बच्चों के लिए जरूर कर देंगे। कल से जो बच्चा आएगा हम उसको जाने नहीं देंगे। जो बच्चा इसके बाद भी अपने घर में रहना चाहता हो तो उनको उनका भविष्य हमारी तरफ से मुबारक है। बस यही बोल सकता हूँ मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। थैंक यू वेरी मच।